प्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 15 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है पंच परमेश्वर। ठीक है, तो शुरू करते हैं पाठ 15 पंच परमेश्वर। पाठ प्रवेश देखिए। इस कहानी में लेखक मुंशी प्रेमचंद ने यह स्पष्ट किया है कि पंच पंच हमेशा सही न्याय करता है। वह किसी का मित्र नहीं होता और किसी का दुश्मन नहीं होता। पंच जब फैसला करता है तो उस समय परमेश्वर उसके मुख से बोलता है। अतः अपने जीवन में जब भी मौका मिले सही न्याय करें। तो पंच यानी जो पंचायत का जो सरपंच होता है उसके ऊपर प्रेमचंद यहाँ बताते हैं कि वो क्या होता है, जो भी कुछ बोलता है क्या न्याय न्याय के ऊपर बोलता है और उससे जो भी वो बोलता है वो ईश्वर उससे बुलवाता है। तो उसके अनुसार ये पाठ रखा गया है। ठीक है, चलिए। जुम्मन शेख और अल्लू। ठीक है, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाड़ी गाड़ी मित्रता थी, यानी बहुत ज्यादा गहरी मित्रता थी। साझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन में भी साझा था। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन के भरोसे अपना घर छोड़ जाते। ठीक है, इस प्रकार अलगू को भी जुम्मन पर पूरा भरोसा था। तो ये दोनों मित्र थे, बहुत अच्छी दोस्ती थी, एक दूसरे के साथ हर तरह का काम करते थे, मिल बांट के करते थे, एक दूसरे पर बहुत ज्यादा भरोसा करते थे। फिर वो क्या होता है, जुम्मन एक दिन क्या चला जाता है, हज के लिए चला जाता है। ठीक है, उस पर सारी जिम्मेदारी छोड़कर अलगू के ऊपर, वो उनका मित्र था। जुम्मन की एक बूढ़ी खाला मौसी थी। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, वह बूढ़ी हो चुकी थी इसलिए खेतों की देखभाल नहीं कर सकती थी। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके मौसी से जमीन अपने नाम लिखवा और उसने जीवन भर मौसी को रोटी कपड़ा देने का वचन दिया था। वह कुछ दिन तो बराबर रोटी कपड़ा देता रहा, परंतु बाद में जुम्मन व उसकी पत्नी बूढ़ी मौसी का अपमान करने लगे। जब मौसी ने अपना अपमान ना सहा गया तो जब मौसी से अपना अपमान ना सहा गया तो उसने जुम्मन से कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह ना होगा। तब मेरा अब जब वो उसने सारा कुछ ले लिया, झूठे झूठे वादे करके सब कुछ हड़प लिया और फिर उनको रोटी भी नहीं दी। उसके बाद में कुछ दिनों के लिए बस अच्छा रहा, फिर उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं रहा, ना उनको खाने पीने के लिए भोजन सब देता था, है ना, ये सब नहीं देता था भोजन, ये सब खाने पीने को वो नहीं देता था। फिर वो जो बूढ़ी वो थी मौसी, वो कहने लगी कि बेटा अब मेरा तुम्हारे साथ गुजारा नहीं होगा, तुम मुझे रुपये दे दिया करो, मैं अपना अलग पका खा लूंगी। तो इस तरह से मौसी जी ने कहा। इस पर जुम्मन ने दृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपये क्या यहाँ फलते हैं? मौसी ने नम्रता से कहा, मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए भी कि नहीं, चाहिए भी कि नहीं। तो इस तरह से वो कहते हैं कि मुझे बस इतना दे दो कि मेरा गुजारा हो जाए, चाहिए भी कि नहीं। तो कि मतलब मेरा गुजारा इतना तो दे दो कि मैं अपना गुजारा, अपना पेट पाल सकूं। तो इस तरह से उन्होंने कहा। किसने? मौसी ने जुम्मन से। जुम्मन ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, तो कोई यह थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। तो इस तरह से कैसा इतना गंभीर स्वर में उनको इस प्रकार का जवाब दिया कि कोई यह थोड़ी ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। तो इसका मतलब ये था कि मैंने, मतलब उन्होंने ये कहा कि नहीं तो वादा किया था कि मुझे इतना इतना तो दोगे कि मेरा गुजारा हो जाए। फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, मतलब वो इस तरह से उनके साथ व्यवहार करते हुए कहा कि मुझे थोड़ी ना पता है कि आप मरोगी ही नहीं, क्या आपको मतलब मौत से लड़कर यहीं पर बैठी रहोगी। तो फिर इस बात पर मौसी बिगड़ गई। उसने पंचायत कराने की धमकी दी। जुम्मन हंसते हुए बोले, हाँ जरूर पंचायत करो, फैसला हो जाएगा, मुझे भी यह रात दिन की खटपट पसंद नहीं। इस तरह से मौसी ने पंचायत की बात कही कि अब मैं पंचायत बिठाऊंगी, तुमने मेरी झूठ मूठ बोल के जमीन हड़प ली और मेरा ख्याल भी नहीं रखते। पंचायत में किसकी जीत होगी इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह नहीं था, है ना। इसको पता नहीं था कि जीत किसकी होगी, जुम्मन इस बारे में नहीं जानता था। जुम्मन चाहता था कि गांव के सभी लोग उसके पक्ष में है और पंच भी उसके पक्ष में ही बोलेंगे। इसलिए जुम्मन और उसकी पत्नी ने बुढ़िया से कहा, तुम खुशी से पंचायत बैठा लो। फिर इस तरह से उन्होंने बिना सोचे समझे कह दिया कि हाँ हाँ सब हमारी तरफ ही है, तुम बिठाओ, पंचायत बिठाओ, खुशी से बिठाओ। मौसी ने आखिर पंचायत बैठाने का फैसला ले ही लिया। एक दिन पंचायत बैठी। अलगू चौधरी को पंचों द्वारा मौसी की सहमति से सरपंच चुना गया। किसे किसे चुना गया? अलगू चौधरी। कौन बना? अलगू चौधरी सरपंच बना। ठीक है,
वह बोला, सारा गांव जानता है कि जुम्मन शेख मेरा मित्र है। अलगू चौधरी कौन था? जुम्मन शेख का मित्र था, इसलिए इस बार मुझे सरपंच ना बनाया जाए। मैं जुम्मन से बिगाड़ नहीं करना चाहता। फिर मौसी ने कहा, नहीं बेटा, जब लोगों ने तुम्हें सरपंच चुना है तो तुम ही सरपंच बनो। मुझे विश्वास है, यानी यकीन है, कि तुम बिगाड़ के डर से फैसला करने में विचलित नहीं होंगे, तुम सही फैसला करोगी। इस तरह से मौसी ने कहा कि तुम अगर फैसला करने पे आओगे, तुम नहीं सोचोगे किससे बिगड़ेगी किससे सुधरेगी, तुम फैसला करके रहोगे। ऐसा उसका मनोबल बढ़ाया। अलगू सरपंच बनकर बैठ गया। उसके पास सभी पंच भी बैठे थे, बाकी और भी पंच बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। जुम्मन यह सोचकर बहुत प्रसन्न हो रहा था कि सरपंच तो मेरा मित्र है, वह अवश्य मेरे पक्ष में निर्णय लेगा, मेरे मेरे साथ है तो मेरे ही हक में वो निर्णय लेगा। मौसी ने पंचों से कहा, पंचों, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद जुम्मन के नाम लिख दी थी, इसे आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे आजीवन रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। साल भर तो मैंने इसके साथ रो धोकर काट लिया, पर अब रात दिन का रोना नहीं सहा जाता। ना मुझे पेट भरकर रोटी मिलती, ना तन का कपड़ा। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, न्यायालय नहीं जा सकती, आप लोगों के अतिरिक्त तो और किसे अपना दुख सुनाओ। इस तरह से मौसी ने अपनी पूरी कहानी सुनाई, है ना। आप लोग पंच हो, पंच के मुख से परमेश्वर निर्णय करता है, यानी कि पंच पंच जो भी कहता है समझो परमेश्वर कह रहा है। आप सब जो निर्णय करोगे, मैं उसी प्रकार अपना निर्वाह करने को तैयार हूँ। पंचों ने इस विषय पर विचार किया। अलगू ने जुम्मन से ऐसे ऐसे प्रश्न किए, जो सच था वह सामने आ गया। जुम्मन चकित रह गया कि क्या अलगू चौधरी उसकी मित्रता भूल गया, जो ऐसे ऐसे प्रश्न कर रहा है। अंत में अलगू ने निर्णय सुनाया। अलगू पंचों ने दोनों की बातें सुनकर यह विचार किया कि मौसी के खेतों में इतनी आमदनी अवश्य होती है, जिससे उन्हें मासिक खर्च किया जा सकता है ना, जिससे उन्हें मानसिक खर्च दिया जा सकता है। ठीक है, मासिक खर्च दिया जा सकता है, इसलिए जुम्मन, तुम उनकी रोटी कपड़े का वैसा ही प्रबंध करोगे जैसा वे चाहती है। यदि तुम इस पर तैयार नहीं हो तो खेतों की लिखा पढ़ी तुम्हारे नाम नहीं रह सकती। इस तरह का फैसला सभी सरपंच ने और अलगू चौधरी ने दिया। ऐसा निर्णय सुनकर सब लोग कहने लगे, इसी का नाम पंचायत है, दूध का दूध और पानी का पानी, है ना। पता चल गया क्या दूध है और क्या पानी है, साफ साफ चीजें रखी गई, साफ साफ निर्णय लिए गए। उस दिन से जुम्मन अलगू से बैर रखने लगा। जुम्मन ने अलगू यानी बैर यानी दुश्मनागी रखने लगा, या कि नफरत करने लगा। ठीक है, जुम्मन ने अलगू के घर जाकर उसे बहुत बुरा भला कहा। इस प्रकार दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। अलगू चौधरी के पास 2 बैल थे, जिनसे वह खेत जोतता था। बैल बड़े ही सुंदर स्वस्थ थे, ठीक है, सुंदर और स्वस्थ थे। पंचायत के फैसले के 1 मास बाद उनमें से एक बैल मर गया। अलगू ने दूसरा बैल समझू साहू को बेच दिया। वह उसी गांव में इक्का गाड़ी हाँकता था। वह गांव से गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाता, मंडी से तेल और नमक भरकर लाता तथा गांव में बेचता था। ठीक है, फिर आगे, बैल का दाम 1 महीने बाद चुकाने की बात ठहरी। चौधरी को भी गरज ना थी, इसलिए घाटे की परवाह ना थी। समझू साहू नया और तगड़ा बैल पाकर दिन में 1 चक्कर के बदले 3 चक्कर लगाने लगा, उसी बैल से जो उसने उसको बेचा था। बैल से मेहनत इतनी लेता था, परंतु उसके लिए चारे पानी का प्रबंध सही से नहीं करता। परिणाम यह हुआ, बैल की हड्डियां दिखने लगी। एक दिन समझू साहू शहर से सामान लाकर चला आ रहा था। बैल उस दिन चौथे चक्कर में सामान ला रहा था, है ना। इतना ज्यादा वो काम ले रहा था कि समझो वो खाने पीने को नहीं दे रहा था, तो उसकी क्या बहुत कमजोरी आ गई, उसकी हड्डी नजर आने लगी बैल की। एक दिन समझो साहू शहर से सामान लाकर चला आ रहा था। बैल उस दिन चौथे चक्कर में सामान ला रहा था, है ना। थके हुए जानवर के पैर नहीं उठ रहे थे, ऊपर से साहू कोड़े बरसा रहा था। क्या बरसा रहा था? कोड़े। थोड़ी दूर चलकर बैल बैठ गया और ऐसा बैठा कि फिर उठ ना सका, वह वही मर गया। दूसरा बैल जो उसने बेचा था, ठीक है, तो उसको उसने इतना काम लिया उससे कि वो वही मर गया। एक दिन अलगू अपने बैल का दाम मांगने समझू साहू के घर पहुंचा, तो उसने गुस्से में कहा, राजा ने कहां से मरियल बैल दे दिया, जो महीने भर भी गाड़ी नहीं खींच सका, और अब आए हैं उसके दाम मांगने। दोनों में झगड़ा होने लगा। तब लोगों ने समझाया कि तुम लोग पंचायत बैठा लो, जो निर्णय हो उसे
दोनों मान लेना। अलगू की शिकायत पर पंचायत बैठी। जुम्मन और अलगू के बैर की बात साहू जानता था, इसलिए अपनी ओर से उसने जुम्मन को पंच चुनाया। क्या हुआ बच्चों, देखो फिर क्या हुआ, वो मान नहीं रहा था क्योंकि बैल दे देता। पैसे क्या हुए, 1 महीने बाद ही, कुछ समय बाद उसने उसको देने थे, उनने पैसे नहीं लिए थे, पर वो उससे इतना काम लिया कि वो मर ही गया, तो अब वो पैसे देने से इनकार कर रहा था। कौन, समझू साहू। उसने बेईमानी की और उल्टा उसे उल्टी सीधी सुनाई। फिर आपस में दोनों में झगड़ा हुआ तो लोगों ने क्या पंचायत बिठा ली। ठीक है, तो जुम्मन और अलगू के बीच में दुश्मनी पहले से ही चल रही थी। साहू ने इस बात का फायदा उठाया, इसलिए अपनी ओर से उसने जुम्मन को पंच चुना, है ना। पंच की सरपंच किसे बना दिया, से जुम्मन को। जब पंचों ने जुम्मन को सरपंच बनाया तो अलगू ने पूछा कि उन्हें कोई आपत्ति तो नहीं है। अलगू ने कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि ये सरपंच यदि बने तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह पंचायत का मामला है, पंचायत के सामने मित्रता और शत्रुता का कोई महत्व नहीं होता, वह केवल न्याय करना चाहती है। मैं तो ये जानता हूँ कि पंच के मुख से परमेश्वर बोलता है। इस तरह से उसको कोई आपत्ति नहीं थी। जो उसका मित्र दुश्मन बन गया, अब वो सरपंच, उसके स्थान पर वो सरपंच बना, तो उसको कोई आपत्ति नहीं थी अलगू चौधरी को। जुम्मन जब सरपंच बनकर बैठा तो वह पुरानी सारी बातें भूल गया। उसने कानों में यही शब्द गूंज रहे थे, उसके कानों में यही शब्द गूंज रहे थे, पंच के मुख से परमेश्वर बोलता है। अब सरपंच ने दोनों पक्षों से प्रश्न किए और अंत में पंचों ने राय लेकर यह निर्णय दिया, व साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर भली प्रकार से गौर किया है। जिस समय साहू ने बैल खरीदा उसे कोई रोक नहीं था। साहू को तो उसी समय बैल का मूल्य चुका देना चाहिए था। बैल खरीदने के बाद समझो साहू ही बैल का जिम्मेदार है, इसीलिए साहू को चाहिए कि वे अलगू को बैल का पूरा पूरा मूल्य दे। ठीक है, इस प्रकार अब किसके हक में फैसला हुआ, अलगू चौधरी के हक में फैसला हुआ कि उसका क्या मानना था, कोई भी चाहे दुश्मन ही न्याय करे उसके मुंह से ईश्वर बोलेगा, तो उसने सही फैसला लिया। ठीक है, ये मित्र ने सही फैसला लिया। फिर आगे, गांव के सभी लोग जो पंचायत का निर्णय सुनने आए थे वे समझते थे कि आज जुम्मन अलगू के विरुद्ध फैसला सुनाएगा, परंतु परंतु उस सही निर्णय को सुनकर वे खुशी से चिल्ला उठे, पंच परमेश्वर की जय। है ना, गांव वाले सभी खुशी से चिल्ला उठे कि देखो इसने इसके साथ विरुद्ध, इससे दुश्मनागी ना करके इसने सही फैसला लिया और न्याय का साथ दिया, है ना, अन्याय नहीं किया। सभी लोग क्या हो और चिल्लाने लगे, पंच परमेश्वर की जय, पंच परमेश्वर की जय। ठीक है, पंचायत के बाद जुम्मन अलगू चौधरी के घर गए और उसके गले से लिपट कर बोले, भैया जब से तुमने मेरी पंचायत की थी तब से मैं तुम्हारा शत्रु बन गया था, परंतु आज मुझे मालूम हो गया कि पंच बनने पर ना कोई किसी का मित्र होता है और ना ही शत्रु। पंच को न्याय छोड़कर और कुछ भी दिखाई नहीं देता। आज मेरी समझ में आ गया कि पंच के मुख से परमेश्वर बोलता है, कि आज मुझे समझ आ गया कि पंच के मुख से परमेश्वर बोलता है। उसी दिन से फिर दोनों मित्र बन गए। तो इस तरह से सरपंच के ऊपर ये कहानी है। पंच जो फैसला, जिसको वो जगह दे दी जाती है ना, तो ना तो उसके लिए कोई दुश्मन है ना कोई दोस्त, वो सिर्फ न्याय करता है। इसके ऊपर ये पाठ था, मुंशी प्रेमचंद द्वारा ये रचित। इनके बारे में देखते हैं, मुंशी प्रेमचंद कौन थे। प्रेमचंद हिंदी और उर्दू, उर्दू में भी इन्होंने रचनाएं की है। ठीक है, हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक थे। मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव। प्रेमचंद को, इनका मूल नाम जो था क्या था, धनपत राय श्रीवास्तव। प्रेमचंद को नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है। प्रेमचंद का जन्म सन 31 जुलाई 1880 ईस्वी में लम्हे वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी माता का नाम आनंदी देवी और पिता मुंशी अजायब राय थे। तो इनकी माता का नाम क्या था, आनंदी देवी, और पिता का अजायब राय। ठीक है, इनके प्रसिद्ध उपन्यास है निर्मला, देवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गमन, गोदान आदि। इनकी कहानियां मानसरोवर में संकलित है, जिसके 8 भाग हैं। प्रस्तुत कहानी ईदगाह में उन्होंने बाल मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण किया है। इनका निधन 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में हुआ। इन्होंने बहुत महान कहानीकार है, इन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी है जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई। बच्चों, तो ये पाठ समाप्त हुआ। शब्द देखिए, साझा, इकट्ठा, सम्मिलित, अपमान, अनादर, निर्वाह, गुजारा, खटखट, कलह, विवाद, झगड़ा।
है ना। विचलित का अर्थ है डगमगाना, निर्णय, फैसला। जायदाद, जमीन। आजीवन, जीवन भर। चकित, हैरान। आमदनी, कमाई। ठीक है, तो ये पूरा हुआ। अब आपकी बारी बच्चों। पाठ का ज्ञान, मौखिक प्रश्न, इनको पढ़ के उत्तर देंगे पाठ के अनुसार। मैंने आपको पाठ समझाया है। लिखित प्रश्न देखिए, सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। मौसी के पास क्या थी? क्या थी? जमीन थी। फिर आगे ख देखिए, मौसी की पंचायत के फैसले में सरपंच बनकर कौन बैठा गया? कौन बैठा गया बताइए? अलगू। अलगू के पास कितने बैल थे? 2 बैल थे। अलगू का बैल किसने खरीदा? किसने खरीदा? समझू साहू ने। ठीक, अगला, साहू ने अपना सरपंच किसे चुना? किसे चुना? साहू ने अपना सरपंच जुम्मन को चुना। ठीक है, तो ये पूरा हुआ। अगला देखिए बच्चों, अभ्यास, किसने किससे कहा? का देखिए, तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह ना होगा। ये बात किसने कही? मौसी ने। किससे कहा? जुम्मन से। ठीक है, अगला, तुम खुशी से पंचायत बैठा लो। किसने कहा? जुम्मन ने। मौसी से। अगला, मैंने अपनी सारी जायदाद जुम्मन के नाम लिख दी। किसने कहा? मौसी ने। किनसे कहा? पंचायत से। ठीक है, अगला, पंच के मुख से परमेश्वर बोलता है। ये बात किसने कही? अलगू ने। ये किसने कही? अलगू ने। ठीक है, किनसे कहा? पंचायत से। ठीक है, फिर अगला, ना जाने कहां से मरियल बैल दे दिया। किसने कहा? समझू साहू ने। किससे कहा? अलगू से। ठीक है, तो इस प्रकार आपको कथन बताने थे किसने किससे कहा। ठीक, चलिए अगला देखिए, पाठ के आधार पर घटना को क्रम से लगाइए। तो आपको ये क्रम से पहली घटना कैसे घटी उसको क्रमानुसार लगाना। तो पहले आप क्रम लिख लीजिए बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, फिर आपको देखो इसको पढ़ना है। पंच को न्याय छोड़कर और कुछ भी दिखाई नहीं देता। मैं जुम्मन से बिगाड़ नहीं करना चाहता। जुम्मन शेख की मौसी थी। बेल का दाम 1 महीने बाद चुकाने की बात ठहरी। अलगू चौधरी को पंचों द्वारा मौसी की सहमति से सरपंच चुना गया। जुम्मन व उसकी पत्नी बूढ़ी मौसी का अपमान करने लगे। ठीक है, तो पहली जो है आपके तीसरे नंबर पे आएगी घटना। तीसरे नंबर की घटना पहले नंबर पे आएगी। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी मौसी थी। ठीक है, फिर जुम्मन व उसकी पत्नी बूढ़ी मौसी का अपमान करने लगे। ठीक है, तो छठी पंक्ति है वो दूसरे नंबर पे आएगी। ठीक है, और फिर अगला इससे दूसरे नंबर पे, जुम्मन से बिगाड़ नहीं करना चाहता। दूसरे नंबर की है वो तीसरे नंबर पे आएगी। तो बच्चों इस प्रकार आपको क्या है, क्रमानुसार कहानी की घटनाएं है। बाकी 3 आप स्वयं करेंगे। बच्चों अगला अभ्यास देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति का। देखिए जुम्मन डैश करने गए थे। क्या करने? हज करने गए थे। ठीक है, ख देखिए, डैश सरपंच बनकर बैठ गया। कौन? अलगू। फिर अगला, बैल बड़े सुंदर और स्वस्थ थे। ठीक है, अगला, साहू पेड़ों पर डैश रहा था। क्या? कोड़े। क्या बरसा रहा था? कोड़े। ठीक है, डैश के मुख से डैश बोलता है। क्या बोलता है बताइए? पंच। डैश यानी पंच के मुख से ईश्वर बोलता है। ठीक है,
पांचवा अभ्यास देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों के उत्तर आप अच्छे से पढ़ेंगे, फिर लिखित रूप में अपने अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। बाकी कार्य आप स्वयं करेंगे बच्चों। तो ये पाठ समाप्त हुआ। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ आया, इसका अभ्यास आप जरूर कीजिएगा। और अब हम मिलते हैं पाठ पर। धन्यवाद।